क्या आप जानते हैं होम्योपैथी में दवाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस हिस्ट्री होती है। केस हिस्ट्री वो विंडो होती है जिसके थ्रू एक डॉक्टर मरीज को ठीक करने की शुरुआत करता है और केस हिस्ट्री ही डिसाइड करती है कि मरीज ठीक होने वाला है या नहीं है। मरीज की दवाइयाँ जिंदगी भर तक चलने वाली हैं या फिर एक टाइम के बाद मरीज ठीक हो जाएगा। आज अपने इस वीडियो में केस हिस्ट्री के उन इम्पोर्टेंट 5 पार्ट्स को हम लोग कवर करेंगे, जिसके थ्रू हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि केस हिस्ट्री एक मरीज के ठीक होने में कितनी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। और इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि केस हिस्ट्री होम्योपैथी में किसी मरीज के ठीक होने की 80% पॉसिबिलिटी या 80% पार्ट को कवर करता है। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथी अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। पहले पार्ट में जैसा कि हमने आपको बताया कि वास्तव में केस हिस्ट्री केवल सवाल जवाब नहीं है। केस हिस्ट्री वो इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी मरीज की सफरिंग का, जहाँ एक डॉक्टर मरीज से बात करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि उसकी रियल प्रॉब्लम क्या है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। रियल प्रॉब्लम मतलब हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ एक मरीज ढेर सारे इलाज लेने के बाद होम्योपैथी को चूज करता है। वहाँ कई बार ट्रू सिम्टम मिलते हैं, कई बार फास्ट सिम्टम मिलते हैं और कई बार मिक्स सिम्टम मिलते हैं। यानी कि एक बीमारी की जब तक ट्रू पिक्चर नहीं बनेगी तब तक केस हिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए समझना पड़ता है कि उसकी सफ़रिंग कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्या-क्या उसमें उसने दवाइयाँ ली, क्या सफ़रिंग हमारे पास प्रेज़ेंट होके आ रही है और क्या सफ़रिंग उसकी सबसाइड हो चुकी है। यानी कि हर एक पार्ट को ध्यान से सुनना और समझना और मरीज़ को अपनी बात बोलने का पूरा मौका देना। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द फ्री एसोसिएशन। तो यदि मरीज़ की केस हिस्ट्री की बात करें तो ये केवल नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं है। इस मरीज़ की सारी दिक्कतों को ए टू जेड समझना, ये भी समझना भी फिज़िकल लेवल पे है, मेंटल लेवल पे है, साइकोलॉजिकल लेवल पे है कि किस लेवल पे बीमारी है। यानी कि किस प्लेन पे बीमारी है और हमें क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है उसके ट्रीटमेंट के लिए। ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं केस हिस्ट्री से। इसीलिए केस हिस्ट्री केवल सवाल जवाब नहीं है, एक मरीज़ की दिक्कत को रियल मायने में समझने की कोशिश है। कभी भी इनकम्प्लीट सिम्टम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। मायने रखता है जब तक हम एक सिम्टम को कंप्लीट ना करें। जैसे एक मरीज यदि हमसे बोला सर खांसी आ रही, खांसी आने का हमारी होम्योपैथी में कोई इलाज नहीं। डिपेंड ये करेगा कि खांसी कैसी आ रही है, ड्राई कफ है, वेट कफ है। डिपेंड ये करेगा कि खांसी किस समय आ रही है। डिपेंड ये करेगा कि खांसी किस तरह की, जैसे whooping कफ ही होता है। डिपेंड ये करेगा खांसी का पैटर्न क्या है, पैरोक्सिस्मल है या फिर रह के आ रही है या फिर लगातार आ रही है। तो ये एक सिम्पटम को कंप्लीट करने की बात होती है। जब तक सिम्पटम कंप्लीट नहीं है, ईमानदारी से मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी में वन सिम्पटम के बिहाफ पे कोई दवा नहीं होती है। तो जब भी किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं तो पहले केस उस कंप्लीटली अपने सिम्पटम्स को बताएं और ये पूरी तरह से आपके डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिम्पटम को कंप्लीट करें। सिम्पटम को कंप्लीट करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कॉजेशन, लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी एंड कंकॉमिटेंस का होता है। इसके आधार पे हम हायरार्ची अरेंज करते हैं और सिम्पटम को सही तरीके से अरेंज करते हैं, जिसके बिहाफ पे दवाइयाँ सेलेक्ट होने वाली है। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द सिम्पटम भी काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं इस बात पे कि हमें क्या इलाज करना है। जैसे 2 दिन की पुरानी खांसी जो कि पहले कभी नहीं थी, बहुत आराम से सही हो जाएगी। खांसी या फिर कोई भी दिक्कत, किसी को पेन नहीं है, किसी को हेडेक है, किसी को ईयरएक है, किसी को वास्तव में बर्निंग हो रही है, किसी को स्किन की दिक्कत है, तो हमें ये समझना पड़ेगा ये कितने दिनों से हो रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी बताते-बताते मरीज के चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन से भी आप समझ सकते हैं। यानी कि आपको सिम्पटम्स के अलावा आपको साइन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, किसी मरीज ने हँस के बताया तो थोड़ा-सा समझना होता वास्तव में वो दर्द है कि नहीं है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से उस फीलिंग को समझ सकते हैं और उस इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं जिसकी इंटेंसिटी में वो पेन हो रहा है, कि इसके बिहाफ पे आप एक्यूट, क्रॉनिक और सब एक्यूट डिसीजेस को अलग-अलग कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है किसी भी केस की प्रोग्नोसिस में या फिर केस की प्रोग्रेस में। यानी कि जब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाएँगे कि किस इंटेंसिटी में पेन हो रहा है, तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि किस पोटेंसी में हमें दवा देनी है।
और पोटेंसी का सिलेक्शन हमेशा इंटेंसिटी के बिहाफ पे ही होता है। इसीलिए हमेशा इंटेंसिटी यानी कि एक सिम्टम की डेप्थ को हमें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस सिम्टम की सफरिंग वाला पेशेंट जो है वो किस इंटेंसिटी से उस सिम्टम से सफ़र कर रहा है या उस बीमारी के सिम्टम से सफ़र कर रहा है। होम्योपैथी में कॉमन सिम्टम इतने हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितने अनकॉमन सिंगल रेयर एंड पिक्यूलियर सिम्टम, जिसे हम लोग एसएसयूटी कहते हैं। यानी कि यदि एक आदमी को सर्दी जुकाम हो रहा है और ऐसे कंडीशन में वो गर्म पानी से गलाला कर ले रहा है और गर्म पानी पी रहा है, उसे आराम मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। लेकिन एक आदमी को सर्दी जुकाम और खांसी हो रही है और आइसक्रीम खाने के बाद उसे आराम मिले, दिस इज द इंपॉर्टेंट सिम्टम फॉर। यानी होम्योपैथी वास्तव में इस मामले में कन्वेंशनल मेडिसिन से अलग चलती है। होम्योपैथी में सिम्टम्स का कोरिलेशन डिजीज डायग्नोसिस के लिए नहीं होता है, क्योंकि डिजीज डायग्नोसिस कॉमन सिम्टम के बिहाफ पे होती है और होम्योपैथी में मेडिसिन सिलेक्शन अनकॉमन सिम्टम के बिहाफ पे होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल मेडिसिन एंड द होम्योपैथी। इसीलिए समझना पड़ेगा, यदि आपको भी कुछ अनयूजुअल सिम्टम आ रहे हैं तो उसे ज़रूर अपने नरेशन के दौरान या अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन के दौरान बताएं और उन चीज़ों को मिस न कर दें। इसीलिए आप उसको नोट डाउन करके रखें। यदि आप इस बार में नहीं बता पाए हैं तो अगली बार में जरूर बताएं। अधूरी केस हिस्ट्री, अधूरा इलाज। ध्यान से समझिएगा, हमारे लिए केवल मरीज का एक पर्टिकुलर सिम्टम इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे इसको तो हम वन साइडेड डिजीज में रखते हैं कि कोई फीमेल हमारे पास पीसीओडी या फिर कोई मेल हमारे पास लाइपोमा या फिर कोई हमारे पास टॉन्सिलाइटिस लेके आता है बच्चा। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर। हमें प्रोसेस समझना पड़ता है कि किस प्रोसेस के थ्रू होके वो बीमारी टॉन्सिल में सेटल हुई, किस बीमारी किस प्रोसेस के तहत वो बीमारी आके ट्यूमर में सेटल हुई या किस प्रोसेस के तहत होते हुए वो पीसीओडी में सेटल हुई। तो इसीलिए हमें प्रोसेस समझने के लिए उस मरीज की पूरी केस हिस्ट्री लेनी पड़ती है। यानी कि हम मान के चलते हैं कि जो 4 लेग का स्टूल है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, खास करके एक मेडिसिन के सिलेक्शन के लिए। होम्योपैथी में क्या क्या होता है भाई, एक पेशेंट का मेंटल जनरल यानी मानसिक तौर पे वो कैसा महसूस कर रहा है बीमारी के पहले और बीमारी के बाद, क्योंकि एक आदमी का जो नेचर है वो तो शुरू से चलता आ रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है डेविएशन फ्रॉम द हेल्थ। दूसरे नंबर पे जनरल सिम्टम, जैसे आदमी की प्यास कैसी है, आदमी का डिज़ायर क्या है, आदमी की एपेटाइट कैसी है पेशेंट की। इसके अलावा हमारे लिए उस सिम्टम्स पर्टिकुलर सफरिंग से सफ़र कर रहे मरीज के उस इम्पॉर्टेंट या एसएसयू सिम्टम की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा बाकी कंकॉमिटेंट और मॉडलिटी का ध्यान देना पड़ता है हमें। यदि ये 4 लेग पे हमारा केस खड़ा है तो नो डाउट ऐसे केसेस में मेडिसिन जो प्रेस्क्राइब होगी वो एक्यूरेट होगी और एक्यूरेट प्रिस्क्राइबिंग ऑफ द मेडिसिन के पास से मरीज के ठीक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। कंक्लूजन लास्ट में बताना चाहूँगा, वास्तव में जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया कि यदि केस हिस्ट्री सही से ली गई तो वो विंडो खुल जाती है जिस विंडो के थ्रू एक डॉक्टर एक मरीज के अंदर इंटर करता है और वहाँ दवाइयाँ सेलेक्ट करके उसे ठीक करता है। सो दैट्स वाई मैंने अपने पिछले 15 साल 16 साल के करियर में ऐसा देखा है कि जिस मरीज़ की केस हिस्ट्री सही से हो जाती है, वहीं से हमें हमें भी मालूम चल जाता है कि इस मरीज़ में ठीक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और जहाँ 2-4 सिम्पटम मिलते हैं, जहाँ मरीज़ से पूछना और बताइए, और बताइए, और बताइए और मरीज़ अपनी बातें खुलकर नहीं बता पाता है, चाहे उसे ये लगता है ये चीज़ डॉक्टर को बताने लायक नहीं है, इसका कोई बीमारी से कोई कोरिलेशन नहीं है, तो ऐसे केसेज़ में हमारी रिकवरी या मरीज़ की रिकवरी डाउटफुल होती है, मेडिसिन का सिलेक्शन थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। फिर अगली बार प्लान करना पड़ता है कि हम अगली बार केस हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। इसीलिए जब मैं सैटिस्फाइड नहीं होता, तो मैं मरीज़ से बोलता हूँ कि भई आपकी केवल 30% केस हिस्ट्री कंप्लीट हुई है, आगे अगली बार करेंगे। या फिर 70% कंप्लीट हो गई। कई बार मैं ये भी बोल देता हूँ कि देखिए आपकी केस हिस्ट्री बहुत अच्छी, मुझे बहुत उम्मीद है आपके केस में, भले आपका केस डिफ़िकल्ट है। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। इसीलिए एक मरीज़ के टाइम को सेव करने के लिए मैंने ज़्यादातर गूगल फॉर्म का यूज़ किया और लोगों को एजुकेट किया कि हम जब किसी की केस हिस्ट्री लेते हैं उससे पहले ही हम एक पेशेंट को फॉर्म या बाकी चीज़ें डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं ताकि वो सारी चीज़ों को सिस्टम को सही तरीके से समझ सके, अपनी प्रॉब्लम को नोट डाउन कर सके और नोट डाउन करने के बाद से तब एक डॉक्टर से कंसल्ट करे ताकि वो टाइम बचा सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये केस हिस्ट्री फर्स्ट टाइम में कंप्लीट हो गई तो टाइम की सेविंग नहीं होती है। इसके अलावा आगे आने वाले फॉलोअप में आपका समय बहुत कम लगेगा। पहली बार में केस हिस्ट्री में समय ज़्यादा लगता है, फॉलोअप में टाइम इसीलिए हमेशा कम लगता है। उस केसेज़ में जहाँ केस हिस्ट्री कंप्लीट होती है, केस हिस्ट्री कंप्लीट ना हो तो फॉलोअप में भी टाइम लगता है।
तो डिसाइड हमेशा डॉक्टर को और मरीज़ दोनों को करना है कि केस हिस्ट्री सही तरीके से कंप्लीट की जाए और होम्योपैथिक दवाइयों से सही रिज़ल्ट लिया जा सके। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा नाम है होम्योपैथी से। धन्यवाद।